So hello and welcome back to the macroeconomics playlist. So जैसा आप सब लोग को पता है कि हमारा जो लेक्चर्स का प्रोसेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की प्लेलिस्ट जो है वो हमारे साथ वो जो है हमारी वो कंटिन्यू है। और अब जो है आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फिफ्थ लेक्चर किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का। ठीक है। मैं इसे स्टार्ट करने से पहले ही कुछ चीज़ें जो है आपके साथ में क्लियर कर दूं कि आपके जो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था वो एक्चुअल में हमने कीन्स वर्सेस क्लासिकल थॉट से शुरू किया था। यहाँ पे देखेंगे आप, कीन्स वर्सेस क्लासिकल थॉट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने इसमें टाइटल रखा था, पर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हमने उसमें कवर नहीं किया था उस लेक्चर में। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरी मतलब फर्स्ट टॉपिक जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हमने वैसे तो शुरू जो है अगर देखा जाए कायदे से तो फर्स्ट लेक्चर में ही कर दिया था। क्लासिस वर्सेस कीन्स जब मैंने आपको समझाया, जब पूरी बात हमने की ग्रेट डिप्रेशन की 1929 की, जब ये सारी बातें हमने की तो उसमें हमने इस टॉपिक को बेसिकली शुरू कर दिया था कि क्या कीन्स वर्सेस क्लासिकल आइडियोलॉजी है और कैसे जो है इनके जो आइडियाज हैं वो अलग अलग हैं हर एक मैटर के ऊपर, वेदर इट इज आउटपुट, वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट, मनी और एनी अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। ठीक है। आज का लेक्चर मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करूं कि आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स आए हैं नेशनल इनकम की मेथड्स को छोड़ दें तो इससे इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी तक जो है मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में नहीं डाला। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी लेक्चर से आप पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द माय प्लेलिस्ट जो है आप समझने वाले हैं। चाहे वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इक्विलिब्रियम की बात हो, क्नीशियन मोड हो, कंजम्पशन फंक्शन हो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हो, ठीक है, बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट हो, ये सारे कंसेप्ट जो हैं इन्हीं दो थ्योरी या इन्हीं दो आइडियोलॉजी से निकले हुए हैं, जो कि है आपकी क्लासिकल वर्सेस कीन। मैं सीधा आपको क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट आज का लेक्चर समझ जाएगा, आज के लेक्चर में काफी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल मतलब बहुत ही ध्यान से आपको जो ये लेक्चर है ये देखना होगा अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आज का हमारा करंट टॉपिक है, कौन सा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर ये टॉपिक समझ आ गया, ये सारे कंसेप्ट जो हैं इसके सामने जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं नंबर वाइज जो मैंने लिखे हैं, इतने ही टॉपिक इसमें कवर करने हैं हमको। लेकिन इतने टॉपिक कवर करने के लिए आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना होगा। और मैं श्योर कर दूं आपको कि जिस भी स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ आ गया थ्रू आउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आ जाएगी अगर आज की चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको समझ आ गई, मैं कोशिश करूंगा इसे इजी रखने की, सिंपल वे में समझाने की, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप बुक से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी से समझ आए, पहली चीज। या मुझे ये भी लगता है कि किसी और जगह से अगर आप ये टॉपिक कवर करो या ये टॉपिक पढ़ो तो आपको उस तरह से समझ आएगा जैसे आज इस लेक्चर में आने वाला है। ठीक है, आपको लेक्चर ध्यान से देखना है। अगेन दो तीन चीजें जो हम हर बार बताते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएंगे। पीपीटी कहाँ मिलेगी, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो पीपीटी जो है आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और दूसरी चीज ये भी कि अभी पीपीटी मैंने कोई भी वहां पे अपलोड नहीं की, सो प्लीज ऐसे मैसेज या मेल्स मुझे मत करिए कि पीपीटी टेलीग्राम पे नहीं है या हमें पीडीएफ नहीं मिला, क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं किया। क्योंकि आप सब लोगों को पता है पीपीटीज मेरी कब अपलोड होती हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सिलेबस आर प्लेलिस्ट। जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट हमारी होगी, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी चैनल पे, कौन से, टेलीग्राम पे। जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी वो भी मिल जाएगी। अगर कोई और प्लेलिस्ट में शुरू करूंगा जैसे कि इंडियन इकोनॉमी,
वो खत्म होने के बाद ही हमारी पीपीटी जो है वो शेयर होती है। ठीक है, इन सारी चीजों को साइड रखते हुए मैं बोलूं कि आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें कंटिन्यू वीडियो के अपडेट के लिए। ठीक है, हालांकि मुझे पता है आप सब लोग वीडियोस देखते हैं, बट टाइमली अपडेट के लिए जो है सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो आप सब्सक्राइब जो है उसे कर दें। ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी होगा, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आएंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली आज के इस टॉपिक में। हमें पढ़ना है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी जो क्लासिकल थॉट है, ठीक है, क्लासिकल थॉट है, क्लासिकल आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। यहां पे आप देखो, ये वाला टॉपिक हमें एट द एंड जो है इसी टॉपिक पे आना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से आप ये सब पढ़ने के बाद, किस तरह ये सब पढ़ने के बाद आप सिर्फ इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सके कि आपको ये पता चल सके कि जो क्लासिकल्स थे, कौन थे क्लासिकल्स भाई, फर्स्ट लेक्चर हमारा देखें, फर्स्ट लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कीन्स वर्सेस क्लासिकल, उसे देखेंगे तो ही ये लेक्चर समझ आएगा। और अगर कोई भी व्यूअर यहाँ पे, कोई भी मेरा देखने वाला यहाँ चैनल पे फर्स्ट टाइम आके उसको ये वीडियो दिखा, उसने इस वीडियो पे आया, तो मैं उसे अपील करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर को देखें और देखते देखते आए। ये फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है, ये फिफ्थ लेक्चर है, क्रोनोलॉजिकली सीरियल वाइज हम चले हैं, तो आप फिर इस पे आए तो आपको इजिली समझ आएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि जो क्लासिकल्स थे उनके अकॉर्डिंग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या है। क्या है का मतलब ये कि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आउटपुट क्या है, आउटपुट ऑब्लिक प्रोडक्शन क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे कैसे डिटरमाइन हुए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो कीन्स का आउटपुट को लेके कुछ और व्यू है, क्लासिकल्स का इंप्लॉयमेंट को लेके कुछ और व्यू है, हमें वो जानना है। हमें ये क्यों जानना पड़ा, हमें क्या जरूरत थी ये जानने की, क्यों हम क्लासिकल थॉट्स पे ही क्यों नहीं रह सकते थे, जो था उसे क्यों नहीं हमने मान लिया, उसके पीछे की एक लंबी स्टोरी है जो हम सब लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अगर ऐसा सिनेरियो वर्ल्ड इकोनॉमी में ना होता तो आज शायद हम कीन्स वर्सेस क्लासिकल की डिस्कशन ना कर रहे होते, हम एक ही थॉट को देख रहे होते जो शायद क्लासिकल भी ना होता, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता या इकोनॉमिक्स इन जनरल होता। अंडरस्टूड। तो हमें ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ना पड़ती, हमें ये डिवीजन करने की जरूरत ना पड़ती। तो अब हमारे पास अगर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हर एक स्कूल ऑफ थॉट की क्या आइडियोलॉजी है। हर एक स्कूल ऑफ थॉट की आइडियोलॉजी का मतलब कि इकोनॉमिक्स के वेरिएबल या इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स के लिए, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हमने बोले ये सब, उनके लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट या अलग अलग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग अगर करंट लेक्चर की बात करें तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा। आउटपुट मींस प्रोडक्शन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मींस जो जॉब क्रिएशन है। ठीक है, लेबर को काम कैसे मिलेगा, आपको फैक्ट्री पे एक लेबर को एम्प्लॉय करना है तो उसको किस बेसिस पे करोगे, उसकी उसकी वेजेस जो है आप किस बेसिस पे दोगे। जैसे एक थ्योरी, रिसेंट मॉडर्न थ्योरीज में एक थ्योरी आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो क्या कहती है कि लेबर को पे करना चाहिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक आइडियोलॉजी है। इसी तरह से क्लासिकल्स की क्या आइडियोलॉजी है कि इंप्लॉयमेंट कैसे होगा और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा। तो इन सब, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें शुरू से चलना पड़ेगा क्लासिकल रेवोल्यूशन, जिसको मैं सिर्फ एक ही स्लाइड में कवर करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। क्लासिकल रेवोल्यूशन मतलब कीन्स से भी पहले क्लासिकल्स कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। तो क्लासिकल से भी पहले एक और स्कूल ऑफ थॉट होता था बच्चों, जिसका नाम था मर्चेंटिज्म। ठीक है, या मर्चेंटिस्ट। ठीक है, ऐसे लोग यानी जो कौन थे, बिजनेसिस लोग थे। ठीक है, बिजनेस में ज्यादा फोकस करते थे, ट्रेड में, कैपिटल में। ठीक है,
उस स्कूल ऑफ थॉट को, ठीक है, मैं उससे समझाऊंगा नहीं वो क्या था, हालांकि उसके लिए मैं कुछ लाइनें यहां पे लिखी हैं, आप स्लाइड से पढ़ लेंगे जब आपको मिलेगी। पर इनको, इन मर्चेंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए, जैसे क्लासिकल्स को कीन्स ने क्रिटिसाइज किया, क्लासिकल्स ने किसको क्रिटिसाइज किया, मर्चेंटिस्ट, ठीक है, इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी। किसने, क्लासिकल्स ने अपनी आइडियोलॉजी दी, जहां पे देखें कि इन्होंने क्या बोला, प्राइमरली इन्होंने बोला कि ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी कैसे होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से होगी, मनी सिर्फ एक रोल प्ले करेगी, वो है मींस ऑफ एक्सचेंज। ये सारी बातें हम डिस्कस कर भी चुके हैं, हम आगे करेंगे भी। तो मतलब इस लाइंस में हमने ये डिस्कस किया कि क्लासिकल्स कैसे सामने आए और उन्होंने मर्चेंटिस्ट को कैसे जो है वो क्रिटिसाइज किया। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को समझने के लिए ये जो है क्लासिकल रेवोल्यूशन को, कि कैसे क्लासिकल सामने आए, मैंने आपको समझाया। अब आती है एक्चुअल बात, जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्शन। जो सेकंड टॉपिक है, यहां पे आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑब्लिक आउटपुट मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी थ्योरी क्या है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोडक्शन और आउटपुट एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आप जो है इसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लिखा है बच्चे कि सेंट्रल रिलेशनशिप इन क्लासिकल मॉडल इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। एक सेंट्रल रिलेशनशिप मतलब कि क्लासिकल्स की थ्योरी कहां से शुरू हुई, क्लासिकल्स की थ्योरी रिलेटेड टू आउटपुट कहां से शुरू हुई, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहां से शुरू हुई, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वहां से शुरू होती है। उनका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, मैं लाइन टू लाइन जो है नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा आपको कंसेप्ट पे लेके आऊंगा। उनका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये देखें आप। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन जब मैं बोल रहा हूं, तो जैसे हम, मैंने आपको उस दिन भी समझाया, कंजम्पशन इज द कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यही समझाया था उस दिन भी, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। उसे देखें, वैसे देखें आप, यहां पे कुछ लिखा है, y इज इक्वल टू f और ब्रैकेट में k एंड n, ठीक है, ब्रैकेट में k एंड n। सेम इसी तरह जैसे हमने बोला कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है इनकम का, यानी हमारी कंजम्पशन डिपेंड करती है किस पे, इनकम पे। जितनी हमारी इनकम होगी उस तरह से हमारी कंजम्पशंस भी होंगी। एग्जैक्टली इसमें कुछ डाउट वाली बात नहीं है। उसी तरह से यहां लिखा है y इज द फंक्शन ऑफ k एंड n, मतलब बच्चे y आउटपुट, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ k, क्या है, k के ऊपर बार है, ठीक है, यहां पे k के ऊपर बार है, ये बार यहां नीचे हो गया स्लाइड में, ठीक है, k के ऊपर बार है, ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ k एंड n, y क्या है आउटपुट, k क्या है स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक वाक छोड़ो, कैपिटल क्या है, कैपिटल प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरीज। और n क्या है, इंपॉर्टेंट, n क्या है, क्वांटिटी ऑफ होमोजीनियस लेबर, सब कुछ भूल जाओ, क्वांटिटी होमोजीनियस सब भूल जाओ, क्या है लेबर, क्या है n, क्या है लेबर, n इज इक्वल टू लेबर, के ऊपर बार है, मैं बताऊंगा क्या है, के क्या है कैपिटल, बार का मतलब उसके ऊपर जो बार है मतलब कि कैपिटल कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये बार हटा दूं ऊपर से तो मतलब इसमें चेंज होगा, इसके ऊपर बार है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आउटपुट जो है वो फंक्शन है किसका, कैपिटल और लेबर का, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं कि आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है। हम दो चीजों को पढ़ेंगे इसमें पूरे में, फिर से समझा दो, दो चीजों को पढ़ेंगे, एक आउटपुट को पढ़ेंगे, एक इंप्लॉयमेंट को पढ़ेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पे देखो, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इंप्लॉयमेंट को अलग से पढ़ा, पहले पहले आउटपुट को अलग से पढ़ा, यहां से शुरू किया आउटपुट को पढ़ना, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, पढ़ते गए यहां तक हमने आउटपुट को समझा। फिर आएगी बारी किसकी, इंप्लॉयमेंट की, इंप्लॉयमेंट को पढ़ेंगे, इंप्लॉयमेंट को समझेंगे, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे, इंप्लॉयमेंट और आउटपुट को जोड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे डिटरमाइन हो रहा है आउटपुट और इंप्लॉयमेंट, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। आप बस लेक्चर को ध्यान से देखते रहे। इतना हमने समझा कि जो आउटपुट है वो फंक्शन है बच्चे किसका, कैपिटल का और लेबर का। आज के टाइम पे भी इसी तरह की फंक्शनल रिलेशनशिप हम देखते हैं आउटपुट फंक्शन में, ठीक है। चाहे वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो या कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हो या होमोजीनियस हो, लीनियर हो, कोई भी हो। तो मतलब आउटपुट जो है वो फंक्शन है कैपिटल और लेबर का, जिसमें से कैपिटल कांस्टेंट है, मतलब आप कैपिटल को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं,
जितनी मशीन प्लांट आपने लगाया है वो उतना ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो हम कंक्लूजन कहां पे आ गए, मैं इसको एक बार ऊपर चला जाता हूं यहां पे। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि ये जो आउटपुट है, अगर ये फंक्शन है कैपिटल और लेबर का, कैपिटल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आउटपुट डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करता है, लेबर के साथ। ठीक है, मतलब आउटपुट बढ़ेगी, अगर आउटपुट अगर बढ़ेगी तो इसको कौन बढ़ाएगा, इसको लेबर बढ़ाएगा। अगर लेबर बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, अगर आउटपुट अगर लेबर कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा। मतलब आउटपुट बढ़ने या आउटपुट को कम करने के पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ लेबर है। मींस लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, लेबर एक है जो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है, जो कैपिटल है वो फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक उसी तरह जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहीं से वो लॉ जो है ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, इसी सबसे। ठीक है, तो मतलब आउटपुट जो है वो फंक्शन है किसका, किसका बच्चे, वो फंक्शन है लेबर का। ठीक है, अब अगर वो लेबर का फंक्शन है तो देखें यहां पे इतना हमने समझा। फॉर द शॉर्ट रन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, क्योंकि इसके ऊपर बार है। शॉर्ट रन में हमने देखा कि कैपिटल हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड रहेगी एज इंडिकेटेड बाय बार। ठीक है, मैंने बोला ओवर द सिंबल फॉर कैपिटल। The state of technology and population are also assumed to be constant over a period considered। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, उस टाइम पीरियड में ना ही टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, ना ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो, नंबर ऑफ पीपल मतलब पॉपुलेशन जो है वो चेंज होने वाली है। फॉर दिस शॉर्ट रन जिसकी हम बात कर रहे हैं पीरियड की, आउटपुट वेरी सोली विद वेरिएशन इन लेबर इनपुट। आप समझ आई मेरी बात जो मैंने आपको समझाई। आउटपुट अगर बढ़ेगा, वेरिएशंस होंगे उसमें, तो वो सिर्फ किस वजह से होंगे, लेबर इनपुट की वजह से, दैट इज एन। एन ही है जो लेबर को कम या ज्यादा करेगा। ठीक है, और ये एन आएगा कहां से, आउटपुट को कम या ज्यादा करेगा, ये एन आएगा कहां से, जो हमारे पास में फिक्स्ड पॉपुलेशन है उसी के बीच में से। ठीक है, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना कम होगी, उसी फिक्स्ड पॉपुलेशन में से हम एम्प्लॉयमेंट को मतलब एम्प्लॉय करेंगे लेबर को, या जो है अनएम्प्लॉयड होंगे उसी में से लेबर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो खैर कंसेप्ट नहीं था क्लासिकल में, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या समझ आया इस स्लाइड से, आउटपुट हम पढ़ रहे हैं, आउटपुट को डिटरमाइन कौन कर रहा है, डायरेक्टली लेबर कर रहा है, बिकॉज बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। बाकी सारी मतलब कैपिटल कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली जो है या डायरेक्टली जो है टेक्नोलॉजी बढ़ा सकती है प्रोडक्शन को, बट हमने उसे अज्यूम कर लिया कांस्टेंट। हमने मतलब क्लासिकल्स ने उसे अज्यूम किया कांस्टेंट। इतनी चीज हमें समझ आ गई। नाउ वी हैव, मैं एक बार फिर से नीचे आ जाता हूं। नाउ वी हैव, एक तरफ है यहां पे आप देखेंगे एन जो कि लेबर है, हमने पीछे देखा एन का मतलब लेबर है, वाई का मतलब आउटपुट है, और यहां पे क्या है, यूनिट्स है। क्या है, यूनिट्स है। और ये क्या है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, 1 मिनट के लिए सिर्फ भूले, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब यूनिट ए पे थे हम, 0 लेबर हमने लगाया तो आउटपुट भी 0 था, क्योंकि आउटपुट किसकी वजह से है, लेबर की वजह से। बी पे आप गए, आपने 1 लेबर हायर किया, आपकी प्रोडक्शन हो गई कितनी, 10 यूनिट की प्रोडक्शन आपकी हुई। आपने एक और क्वांटिटी बढ़ाई, +1 किया, किसका, लेबर का, आपकी +10 हो गई। क्या क्या प्रोडक्शन +10 हो गई 1 लेबर के आने से। आपने एक और लेबर प्लस किया, आपकी प्रोडक्शन +8 हो गई। ठीक है, 20 से 28 हो गई। आपने एक और लेबर प्लस किया, आप 28 से 33 में पहुंच के +5 हो गई। आपने एक और लेबर लगाया, आप 33 से 34 गए, +1 होगा। आप 5 से 6 के, +1 किया तो आपका -2 हो गया, क्योंकि आप 34 से 32 चले गए। अब ध्यान से समझना, यहां पे लिखा है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन n। क्या लिखा है, चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, जो चेंज आ रहा है। चेंज कितना आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, चेंज इन y। तो y कहां पे था, यहां पे, मतलब इसमें कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय किस में चेंज आ रहा है, चेंज इन n। n में कितना चेंज आ रहा है, तो n में चेंज में साथ साथ लिखता गया 1 1 1 1 1, यानी हर जगह पे 1 1 1 जो है वो चेंज आ रहा है, किसमें, n में। n क्या है, नंबर ऑफ लेबर्स। पीछे हमने पढ़ा ना n क्या है, यहां पे ये देखो, याद है आपको, n क्या है, नंबर ऑफ लेबर्स। और चेंज इन y क्या है, ठीक है, चेंज इन y क्या है,
आउटपुट। आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है? 10, 8, 5, 1, -2। तो इस फॉर्मूला में रखें चेंज इन वाई, यहां पे कितना था? इज इक्वल टू 10 और डिवाइडेड बाय चेंज इन एन, कितना था यहां पे? 1। तो 1 इज इक्वल टू 10। तो आपका यहां आ गया 10। ऐसे जब आप क्या करते जाएंगे, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एन करते जाएंगे तो आपका ये निकलता जाएगा। लेकिन ये जो निकल रहा है ये क्या है? यही है इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये है आपके पास MPN। अब ये MPN क्या है? MPN क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या मार्जिनल प्रोडक्ट लिखते हैं, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मुझे जहां तक लगता है आप इसको लिखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इस तरह से आजकल मॉडर्न टाइम में हम इसे MPL लिखते हैं। क्लासिकल्स के टाइम पे ये क्या था? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPN। ठीक है, ऐसे ही एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है, MPL के होता है। ठीक है, उस पर बाद में जाएंगे, करंट लेक्चर की बात करें हम। ठीक है, तो आपका MPN जो है, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? द एडिशन टू टोटल आउटपुट ड्यू टू एडिशन ऑफ एन यूनिट ऑफ लेबर। जो एक एडिशन हो रही है किसमें? आउटपुट में। किसकी वजह से? एक लेबर की एडिशन की वजह से। देखो इसको मैं एक बार इरेज कर दूं, इसको मैंने इरेज किया एक बार। क्या बोला हमने? MPN क्या है? जो एडिशन हुई एक लेबर की, यहां +1 हुआ लेबर, उस एक लेबर की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ? +10। तो +10 जो है हमारा, 10 जो है वो क्या निकल के आया? यहां देखें 10 जो निकल के आया हमारा MPN। तो MPN मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर जो आप लगा रहे हैं जब आप 2 से 3 की तरफ गए। ठीक है, 2 से 3 की तरफ गए, जब एक एक्स्ट्रा लेबर आपने लगाई तो उससे आपको कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला? मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल और टोटल कंसेप्ट मैंने बहुत बार समझाया हर लेक्चर में। मार्जिनल का मतलब पर यूनिट और टोटल का मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसका? लेबर का। अब लेबर का क्यों निकाल रहे हैं? सोचिए जरा, लेबर का ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लेबर इज द ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट हेयर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। बिकॉज जो कैपिटल है वो तो कांस्टेंट है, कैपिटल तो कांस्टेंट है। जब कैपिटल कांस्टेंट है तो लेबर इज द ओनली वेरिएबल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट। तो उस आउटपुट और लेबर के बीच में क्या रिलेशन है, एक लेबर के आने से कितना आउटपुट बढ़ रहा है, उसी को हमने बच्चे बोला MPN, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यही MPN है जो आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है। यही MPN होगा जो इंप्लॉयमेंट को भी डिटरमाइन करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। तो इसको माइंड में हमेशा रखना, MPN क्या है? MPN लेबर की प्रोडक्टिविटी को बता रहा है कि एक लेबर के आने से कितना चेंज आ रहा है आउटपुट। अब इसका एक लास्ट कॉलम भी बना हुआ है यहां पे, जिसमें मैंने लिखा कांस्टेंट रिटर्न, एक में लिखा डिमिनिशिंग रिटर्न, एक में लिखा नेगेटिव रिटर्न। मतलब 10 से 10 तक का जो पीरियड है वो क्या है? कांस्टेंट रिटर्न। 8 से 5 और 1 का जो पीरियड है वो क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न। और ये 1 से -2 का जो पीरियड है ये क्या है? नेगेटिव रिटर्न। सेम एज जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि 3 स्टेजेस आएंगी प्रोडक्शन में, ये वही चीज है, यहीं से सब लॉस जो है वो निकले हुए हैं। ये क्लासिकल्स के बेसिक्स से हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? इतनी चीज समझ आई। अब इसी चीज को ग्राफिकली भी मैंने जो है वो एक्सप्रेस किया है, आगे एक्सप्रेस करके मतलब आगे मैंने आपको बताया है। ठीक है, ग्राफिकली भी मैंने आपको बताया है। सो ग्राफिकली हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे। ठीक है, उससे पहले एक स्लाइड यहां पे ये पढ़ लेते हैं। दिस लॉ, किस लॉ की हमने बात की? ये जो अभी हमने तीनों स्टेजेस की बात की, कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, फिर नेगेटिव। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वेरिएबल इनपुट क्या है? लेबर। जो चेंज हो सकता है वही वेरिएबल है। इन दिस केस होमोजीनियस लेबर आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट क्या था? कैपिटल। जब जब आप एक वेरिएबल इनपुट को फिक्स्ड इनपुट के ऊपर क्या करेंगे? लगाते जाएंगे, क्या करेंगे? बियॉन्ड सम पॉइंट, फिर क्या होगा? यूज करते जाएंगे। द अमाउंट बाय विच आउटपुट इज इंक्रीज विल डिमिनिश। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बढ़ता हुआ आउटपुट है वो आपको कम होता दिखाई देगा। इसी चीज को क्या बोला है हमने यहां पे? ये जो है स्टेजेस, इसी को हमने बाद में एक्सटेंड करके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो बना दिया। इतनी सी बात है। ठीक है, वी प्लॉट
चेंज इन आउटपुट गिवन बाय चेंज इन लेबर इनपुट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एमपीएन क्या है? इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन एन। ठीक है, मतलब कितना लेबर में चेंज हो रहा है और कितना आउटपुट में चेंज हो रहा है एडिशनल लेबर के चेंज होने से। इसको छोड़ देते हैं हम। ये देखें, उसी चीज का हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट वाला ये होने वाला एक्चुअली टेक्निकल। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, वो जो हमने ये टेबल बनाया इसी को ग्राफ में दिखाया। यहां पे क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल इज कांस्टेंट, सो प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर ओनली, क्योंकि लेबर जो है वो ओनली वेरिएबल है इस केस में हमारे पास में। ठीक है, तो उसी को ग्राफिकली हमने बताया है। आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन की कर्व है, ये देखो, क्या ये वही प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है जो हमने पीछे डिस्कस किया? यहां पे ये देखें, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पे भी। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन आप देखेंगे यूं ऊपर की तरफ जा रहा जा रहा एफ पॉइंट पे जाके नीचे की तरफ मुड़ गया, बेंड हो गया। ठीक है, उससे पहले पॉइंट ए से बी की तरफ गया, ए से सी के बीच आप देखेंगे सीधा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ए से यहां ए टू सी, बिल्कुल सीधा। फिर सी से एफ के बीच में आपको ये इस तरह से मुड़ता हुआ दिखाई देगा, और फिर एफ के बाद ये बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक है, सेम सिनेरियो ये यहां से अगर हम शुरू करें, यहां से यहां पे कहीं ए होगा, ए से सी में आपको सीधी लाइन दिखेगी। ये सीधी क्यों है? ये सीधी है इस वजह से क्योंकि 10 और 10 जो है ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये लाइन सीधी है। अब ये लाइन है कौन सी? एक मिनट, मैं पहले वो बताना भूल गया आपको। ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये कौन सा है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मतलब एमपीएन। एमपीएन, सॉरी, यहां पे एमपीएन जो हमने ये देखा ना, ये नीचे वाली कर्व क्या दिखा रही है? नीचे वाली कर्व है एमपीएन की कर्व। नीचे वाली कर्व कौन सी है? एमपीएन की कर्व। और एमपीएन की कर्व, और दूसरी कर्व कौन सी है? ऊपर वाला जो है वो फैक्टर अपना प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, और नीचे है एमपीएन। अब प्रोडक्शन फंक्शन से ही एमपीएन निकला है, हमें पता है। यहां पे देखें, प्रोडक्शन फंक्शन था, ठीक है, हमारे पास में लेबर और आउटपुट, ये तो है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, इसी में से हमने निकाला क्या? एमपीएन। इसी में से हमने निकाला एमपीएन। तो देखें, इसी कर्व से हमने एमपीएन को निकाला। कौन सी वाली कर्व से? आउटपुट और प्रोडक्शन वाली कर्व से। बिल्कुल इजी है, जैसे उसमें दिया गया था, किसमें? उसमें टेबल में, उसी को हमने इसमें प्लॉट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में देखें, यूनिट क्या था लेबर का? 1, और आउटपुट कितना है? 10। ठीक है, यहां पे देखें, लेबर क्या, यूनिट क्या था? 1, आउटपुट कितना था? 10। उसी चीज को बताया गया है एग्जैक्टली। सी पे 20, यूनिट 2। ठीक है, मैं आगे यहां पे, ठीक है, सी पे यूनिट 2, आउटपुट 20। उसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया। ऐसे आगे चलते गए चलते गए, तो साथ ही साथ हम बता रहे हैं कितना चेंज हो रहा है वाई में, कितना चेंज हो रहा है एन में, कितना चेंज हो रहा है वाई में, कितना चेंज हो रहा है एन में। ये तो मैं आपको यहां भी बता के आया हूं, कितना चेंज हो रहा है। यहां पे +1 हुआ, यहां पे +10 हुआ, उसी चीज को यहां भी साथ साथ दिखाया गया है। जब इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे तो आपको कर्व मिलेगी, कौन सी? आउटपुट फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन की कर्व। और इसी कर्व को एक्सटेंड करेंगे आप, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक कर्व जो है साथ साथ मिलती जाएगी। उस कर्व को क्या बोल रहे हैं आप? एमपीएन। अब एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, क्या? कि जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन की जो कर्व है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रही है, और जो एमपीएन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, वो कर्व जो है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहां भी आपने यही चीज ऑब्जर्व की होगी। यहां भी देखें कि आपका एमपीएन जो है, पहले 10 था, फिर 8 था, फिर 5 था, फिर 1 था, फिर -2 हो गया। ये भी डाउन जा रहा है उसी तरह से, क्योंकि उसी डेटा से ये कर्व बनी है, तो ये कर्व भी आपको डाउनवर्ड स्लोप मिल रही है। रीजन आपका ये यहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। रीजन कि एज वेरिएबल इनपुट इन केस ऑफ होमोजीनियस लेबर आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट के कैपिटल के ऊपर, जो कि फिक्स्ड है, उसके ऊपर जब वेरिएबल फैक्टर ज्यादा यूज करते जाएंगे
तो क्या होगा, विच इज ब्रिंग हेल्ड कांस्टेंट बियॉन्ड सम पॉइंट द अमाउंट बाय विच आउटपुट इंक्रीज विल डिमिशिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, यहां पे डिक्रीजिंग। फाइनली क्या होगा, अमाउंट डिक्रीज होता दिखेगा आपको जब आप एक फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर जो कि क्या था, के फिक्स्ड था, उसके ऊपर एक वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाएंगे जो कि क्या है, एल। जितने ज्यादा एल यूज करते जाएंगे एक कैपिटल के ऊपर, क्योंकि कैपिटल एक मशीन है, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा लेबर लगाते जाओगे तो क्या होगा, जो लेबर से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। इसी वजह से ये जो लाइन है आपको डाउनवर्ड स्लोप दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी वजह से आपको डाउनवर्ड स्लोप दिखाई दे रही है। हमने कवर किया क्या, प्रोडक्शन या आउटपुट वाला पोर्शन। यहां पे इसको मैं इरेज कर दूं एक बार, आउटपुट या प्रोडक्शन वाला ये इतना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 टॉपिक, 1 2 3 एंड फोर्थ, ठीक है, ये इजी थे, इसमें मैं बोल सकता हूं ये इजी थे। अब है इंप्लॉयमेंट, जिसमें डिमांड क्या है, लेबर की डिमांड कैसे डिसाइड होगी, सप्लाई कैसे डिसाइड होगी, और लेबर की सप्लाई कर्व, ये है इंपॉर्टेंट। और इसमें से आज मेरे से आप श्योरली लिखवा लेंगे, क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं एग्जैक्टली आपको लेक्चर में बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपको, ठीक है, एग्जैक्टली। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट दैट इज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वी आर डन विथ आउटपुट, नाउ वी आर ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा लेंथी, ठीक है, और फिर लास्ट पे क्या करना है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है। नाउ द हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल लेबर मार्केट एनालिसिस इज द assumption दैट मार्केट वर्क्स वेल। तो क्लासिकल्स की एक वेल नोन, जिसे हॉलमार्क लिखा गया, मतलब उनकी पहचान जो है वो इस अजम्पशन से है कि मार्केट जो है वो अपने आप काम करते हैं और वेल काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। जो आप पढ़ेंगे बच्चे किसमें, सेज लॉ में, किसमें, सेज लॉ, ठीक है, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, और मार्केट जो है वो हमेशा कैसा रहता है, क्लियर रहता है। मार्केट क्लियर का मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ऑलवेज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इट मींस जितनी प्रोडक्शन हुई, जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी सेल भी हुई, ठीक है, जो आपने बनाया वो बिक गया, तो मार्केट क्लियर है। ऐसा किसका बोलना था, क्लासिकल्स। और क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो ऑलवेज जो होगी क्या, क्लियर होगी, उसमें कोई डिसरप्शंस नहीं आएंगी, कोई बैरियर्स नहीं होंगे, नो बैरियर्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ मनी वेजेस। आपको ना वेजेस के रिलेटेड कुछ इश्यू लेने की जरूरत है, ना प्राइस, क्योंकि प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ये भी हम पढ़ेंगे। इस वजह से मार्केट हमेशा क्लियर रहेंगे, ठीक है। जब मार्केट क्लियर रहेंगे तो इंप्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होगा, अब हम उस पॉइंट पे हैं जहां पे हमें समझना है। हमने समझ लिया कि आउटपुट कैसे डिटरमाइन हुआ, किसकी वजह से डिटरमाइन हुआ, लेबर की वजह से, और लेबर में भी स्पेसिफिकली किसकी वजह से, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वजह से, ठीक है, एमपीएन की वजह से। नाउ डिमांड जो है, जो इंप्लॉयमेंट है वो किसकी वजह से डिटरमाइन होगा, तो इंप्लॉयमेंट में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक लेबर की डिमांड, ठीक है, इंप्लॉयमेंट लेबर की डिमांड पर डिपेंड करती है, और दूसरा लेबर की सप्लाई, लेबर की सप्लाई के, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है इंप्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास में लेबर की डिमांड, ठीक है, यहां पे हम शुरू करेंगे लेबर की डिमांड। अब देखें यहां एक फर्म या एक इंडस्ट्री क्यों डिमांड करेगी किसी लेबर की, क्यों को छोड़ो, कितनी डिमांड करेगी किसी इंडस्ट्री की, उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा, वो कैसे डिटरमाइन करेगी कि अब मुझे 4 लेबर से ज्यादा की लेबर की जरूरत नहीं है, 5 लेबर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, कैसे डिटरमाइन होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्लासिकल्स ने आंसर दिया कि एक इंडस्ट्री या एक जो फर्म होगा या एक बिजनेस जो होगा उसको कहां पे रुकना है, उसको कहां पे रुकना है, उससे ज्यादा इंप्लॉय, उससे ज्यादा लेबर उसको हायर नहीं करने। ये कौन सी पोर्शन हो गया, लेबर डिमांड। इसी तरह से दूसरी साइड भी देखो, एक जो लेबर है जो काम कर रहा है, लेबर सप्लाई वाली साइड जो काम कर रहा है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है कि मुझे अब इस पॉइंट के बाद और काम नहीं करना। मतलब आप 6 हॉर काम कर रहे हैं एक दिन में, 10 हॉर काम कर रहे हैं, या 12 हॉर काम कर रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड करेंगे ना। तो लेबर की सप्लाई वाली साइड, ये डिमांड साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेबर की डिमांड वाली साइड,
ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज डिसाइड करेंगी कि उन्हें कितनी डिमांड है लेबर की, कितने लेबर उन्हें चाहिए और कैसे डिटरमाइन करने हैं। लेकिन दूसरी साइड यहां पे सप्लाई साइड, लेबर की सप्लाई, ये लेबर खुद डिसाइड करेगा कि उसे कितना काम करना है और कितना आराम करना है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, ये देखिए लाइजन और वर्क, आप देखेंगे कि वर्क और लाइजन में वो किसे डिसाइड करे और कितना डिसाइड करे, ठीक है, वो सप्लाई में देखेंगे आप। फिलहाल हम हैं डिमांड के ऊपर, लेबर की डिमांड। तो एक फर्म जो है कितना लेबर हायर करे, किस चीज के बेसिस पे हायर करे और कहां पे रुके। अंडरस्टूड। नाउ फर्स्ट, द परफेक्टली कंपिटेटिव फर्म, एक फर्म है जो परफेक्टली कंपिटेटिव है, दैट इज सिंपली मींस कि उसमें कोई प्राइस कंपटीशन नहीं है, ठीक है, उसके प्राइस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में। सिंपल सा एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सिर्फ सामान बना रहा है और सामान बेच रहा है, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं कि प्राइस वो ऊपर नीचे करेगा या नहीं करेगा। उसके प्राइस डिसाइड होंगे उसके मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसका खर्चा लग रहा है किसी चीज को बनाने में उतना ही उसका प्राइस रखेगा वो। अब ध्यान से सुनना, यही चीज सबसे टेक्निकल है, इसी चीज को सुनना। एक perfectly competitive firm है will increase output until the marginal cost of producing a unit of output is equal to the marginal revenue received from its sales। क्या लिखा है, एक फर्म, एक इंडस्ट्री तब तक सामान बनाती रहेगी, तब तक अपनी आउटपुट को इंक्रीज करती रहेगी जब तक मार्जिनल कॉस्ट इक्वल ना हो जाए उसकी मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब उसका खर्चा उसकी कमाई के इक्वल ना हो जाए, तब तक वो आउटपुट को इंक्रीज करती रहेगी। कौन? एक कंपीटेटिव फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है। जब तक उसको मिलने वाली सेल से मिलने वाली रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो उसके खर्चा होने वाला जो कॉस्ट है उसके इक्वल है जब तक, तब तक वो आउटपुट बनाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। जिस दिन उसकी कॉस्ट ज्यादा लगने लग जाएगी, उसको कमाई कम होने लग जाएगी, उस दिन वो बंद कर देगा, उसके बाद वो आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगा। इतनी चीज हमें समझ आती है, उसमें हमें नहीं जाना, हमने बस इतना समझा एक फर्म है जो प्रोडक्शन करता है अकॉर्डिंग टू हिज मार्जिनल कॉस्ट। इतनी समझ आ गई। सेकेंड लाइन देखो, फॉर द परफेक्टली कंपिटेटिव फर्म, ये उसी की बात हो रही है जिसकी फर्स्ट लाइन में बात की, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस। अब देखो, हमने पढ़ा वो कब तक प्रोडक्शन करेगा, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। अब हमें सेकंड लाइन में बोला कि उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, वो प्राइस के इक्वल है। क्यों भाई, क्यों प्राइस के इक्वल है? क्योंकि मैंने शुरू से ही बोल दिया कि उसका जितना खर्चा हो रहा है वो अपनी कमाई भी उतनी रखेगा, क्योंकि वो एक कंपिटेटिव फर्म है, ठीक है। उसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है थ्रू हिज थ्रू इंक्रीजिंग हिज आउटपुट। वो प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देगा। एक चीज, एक मिनट यहीं पे आप रुके, मैं एक चीज समझाता हूं आपको कि आर मतलब रेवेन्यू जो है वो कैसे कैसे बढ़ सकता है। वो बढ़ सकता है या तो क्वांटिटी को बढ़ा दे, रेवेन्यू होता क्या है, जब क्वांटिटी को आप प्राइस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कंपिटेटिव फर्म के लिए प्राइस जो है वो कांस्टेंट होते हैं, उनका ज्यादा फोकस होता है क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए और रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए उसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसके प्राइस के ही इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वही है जो उसको सामान बेच के आ रहा है, और सामान किस पे बेच रहा है, एक गिवन प्राइस पे। इसका मतलब उसकी मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो इक्वल टू हिज प्राइस। एक बार फिर समझाता हूं, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, वो कोई चीज बना रही है, उसकी कमाई क्या है, जितना वो खर्चा कर रहा है, जब वो चीज बेचता है उतने की ही बेचता है जितना उसने खर्चा किया, तो उससे उसको जो रेवेन्यू आता है वो उसकी कमाई है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। अब हमने बोला उसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना, वो इक्वल है किसके, प्राइस के। क्यों? क्योंकि भाई जिस प्राइस पे उसने बेचा वही तो उसकी रेवेन्यू है, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू हो गया। इतनी चीज हमें समझ आई। यहां पे फर्स्ट लाइन पे एमसी इज इक्वल टू एम आर था, सेकंड लाइन पे एम आर इज इक्वल टू पी हो गया। नाउ थर्ड लाइन पे जाएं, बिकॉज लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, बिकॉज लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज द मार्जिनल लेबर कॉस्ट। अब क्या बोला उसने, यहां फर्स्ट लाइन देखो, एक फर्म को आउटपुट इंक्रीज करना था, बट हम पीछे पढ़ के आए आउटपुट जो है वो सिर्फ फंक्शन है किसका, लेबर का। तो मतलब जो वो आउटपुट इंक्रीज कर रही है वो किसकी हेल्प से कर रही है, लेबर की हेल्प से। इसका मतलब जो उसके पैसे लग रहे हैं वो किसी और चीज पे नहीं लग रहे, ना टेक्नोलॉजी पे ना कैपिटल पे, वो उसका खर्चा किस पे हो रहा है, सिर्फ लेबर पे, क्योंकि लेबर ही है जो सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है।
क्योंकि हम यही तो पढ़ के आए क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, लेबर ही है, क्योंकि कैपिटल तो कांस्टेंट है इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जो उसका खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन के ऊपर, वो उसका खर्चा हम मान के चलते हैं कौन सा खर्चा है, मार्जिनल लेबर कॉस्ट है, मार्जिनल लेबर कॉस्ट है। यानी चीजें बनाने के ऊपर जो उसका खर्चा हो रहा है, वो वही खर्चा है जो वो अपनी लेबर के ऊपर कर रहा है, क्योंकि बाकी चीजें तो किसी की हेल्प से बन नहीं रही, चीजें जो बन रही हैं वो सिर्फ लेबर ही बना रहा है। इतनी चीज समझ आ गई। नाउ फोर्थ पॉइंट, मार्जिनल लेबर कास्ट। अब ये जो मार्जिनल लेबर कास्ट निकाली हमने थर्ड पॉइंट में, इक्वल द मनी वेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अब उसने बोला क्या ये वही कास्ट है लेबर की, क्या ये लेबर के ऊपर जो कास्ट लग रही है, क्या ये वही कास्ट है जब आप मनी वेजेस को डिवाइड कर देंगे किससे, मनी वेजेस को डिवाइड कर देंगे किससे, पर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। एडिशनल, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। क्या बोला उसने, मार्जिनल कास्ट जो है ना वो इक्वल है किसके, यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्जिनल कास्ट ऑफ लेबर इक्वल है जब आप वेजिस को, इसको फिर से एक बार लिखूं, जब वेजिस को डिवाइड करोगे एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अब आपको एक चीज समझ आई होगी, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर क्या होता है, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एमपीएन। याद आया आपको, एमपीएन, एमपीएन। इट मींस मार्जिनल कॉस्ट जो कि एक फर्म, ये आई जो है एक फर्म है, उसकी लग रही है, बेसिकली लग वो लेबर पे रही है, हम एल लिख नहीं रहे हैं, बस हमें पता है क्योंकि जो उसकी मार्जिनल कास्ट लग रही है वही कास्ट है जो उसकी लेबर के ऊपर लग रही है, इज इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय एमपीएन। यही फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है, यही फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है। जब एडिशनल यूनिट की हमने बात की, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी डिफाइन द यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीमेंटल, मतलब एडिशनल इंक्रीमेंटल यूनिट ऑफ लेबर इंप्लॉयड एज एमपीएन। इसको एमपीएन ही तो कहते हैं। जब इसको एमपीएन बोल दिया हमने, तो फिर हमें एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मिल गया कि जो एक, ध्यान से सुनो, जो एक फर्म की कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, एक फर्म की जो कास्ट है, जो मार्जिनल कास्ट है एक फर्म की, वो किसके इक्वल है, जब आप वेजिस को डिवाइड कर देंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। इट मींस अभी आगे चलो, मैं अभी आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं शुरू से फिर से। अब देखें, द कंडीशन फॉर शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल का P क्या है, वही है एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू है ना P, हमने वहां अभी लिखा MC इज इक्वल टू एम आर, फिर एम आर की जगह रिप्लेस करके मैंने P लिख दिया, वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, कब मैक्सिमाइज होगा, जब उसकी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगी, और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस ही होता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जिस पे वो सेल कर रहा है, सेल किस पे कर रहा है, प्राइस पे, तो वही प्राइस ही उसे वापस आएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग एक्सप्रेशन फॉर मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन 3.2 इससे इनटू द इक्वेशन 3.2 शो दैट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पोजीशन जो है फर्म की, वो किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय MPN। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि P इक्वल था किसके, MC के इक्वल, ठीक है, मार्जिनल कास्ट के इक्वल, और मार्जिनल कास्ट इक्वल थी W बाय MPN के इक्वल। ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल कास्ट किसके इक्वल थी, W, यहां पे देखें W डिवाइडेड बाय MPN। इसलिए हमने इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख दिया P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय, ये P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय MPN, मतलब प्राइस इज इक्वल टू वेज डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हमने सिर्फ क्या किया, इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इधर ले गए और P को इधर ले गए। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ आई फर्म, जो भी फर्म है, इसकी जगह ए फर्म हो, बी फर्म हो, उससे में मतलब नहीं है, कोई भी फर्म है, एन फर्म है, इज इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस, इज इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस। क्या समझ आया, क्या समझ आया भाई, समझ आएगा इसको, एक मिनट मैं यहां से फिर से ऊपर जाता हूं, समझ आएगा इस लाइन से,
द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन इक्वेशन 3.4, ये वाली इक्वेशन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज follows. The firm will hire up to the point, ध्यान से सुनना, the firm will hire मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करेगा, up to the point where additional output obtained by hiring one more worker, additional आउटपुट, ध्यान से सुनो, एडिशनल आउटपुट, देखो ना, एडिशनल आउटपुट 10 से 10, 10 से 8, 8 से 5, एडिशनल आउटपुट जिसे कि हमने एमपीएन बोला, इज जस्ट इक्वल टू द रियल वेजेस। रियल वेजेस क्या होते हैं? जब वेजेस को आप प्राइस से डिवाइड करवाएंगे तो वो हो गए रियल वेजेस। एक होते हैं मनी वेजेस, ठीक है, मनी वेजेस, एक्चुअल वेजेस, ठीक है। रियल वेजेस जब वेजेस को आप डिवाइड करवाएंगे प्राइसेस से, पेड टू हायर दैट वर्कर। अब ध्यान से सुनना, एक फर्म एक लेबर को तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक उससे मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट, पर यूनिट प्रोडक्ट, एमपीएन, किसके इक्वल है? उसके रियल वेजेस के इक्वल है। जैसे ही वो रियल वेजेस से ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं, कम हो गया, तो वो और लेबर हायर नहीं करेगा। जब तक वो ज्यादा है, मतलब ये है जो फर्म को देना पड़ रहा है, मतलब कास्ट, ये कास्ट है, ठीक है, सिर्फ कास्ट लिखो, इसको एम मत लिखो, कास्ट। ये है जो लेबर काम निकलवा रहा है, जो इंडस्ट्री काम निकलवा रही है लेबर से, ठीक है, मतलब ये उसका प्रॉफिट है। जब तक ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, वो और लेबर हायर करता जाएगा। लेकिन जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए, अब उससे ज्यादा लेबर वो हायर नहीं करेगा। लेबर हायर नहीं करेगा मतलब ज्यादा लेबर इंप्लॉय नहीं करेगा, मतलब आउटपुट नहीं बढ़ेगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंप्लॉयमेंट। तो मतलब इंप्लॉयमेंट में जो पोर्शन है डिमांड फॉर लेबर, कब तक डिमांड करता रहेगा लेबर की एक फर्म? जब तक एमपीएन इक्वल नहीं होता रियल वेजेस के, मतलब एमपीएन इक्वल नहीं होता वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस के। यहां पे देखें, ये है रियल वेजेस 8 पे, और यूनिट कितने लगाए उसने, किसने? एक इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट कितना लेबर लगाए? 3। और यहां पे ये एमपीएन कर्व थी, ये इक्वल हो गई किसके? वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइसेस के, रियल वेजेस के। तो इससे ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा वो वेजेस लेबर और हायर नहीं करेगा। इसके पीछे एक और कंडीशन देख लो, 2 पे, ठीक है। 2 पे अगर उसको क्या करना है, 2 पे अगर उसको 2 लेबर हायर करने हैं, ऐसे 2 लेबर हायर करने हैं, ठीक है, तो उसका वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रियल वेजेस जो है वो बढ़ गए, ठीक है। समझ आ गई आप बात, आपको बात? तो एक्चुअल बात समझने वाली ये है कि एक इंडस्ट्री या फर्म जो है वो तब तक हायर करती जाएगी जब तक एमपीएन इज इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय एन नहीं हो जाता, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना। जब हम डिटर्मिनेशन करेंगे दोनों की, आउटपुट और लेबर की, ये फार्मूला फिर से हमें काम आएगा। नो, दूसरी साइड एक बार देख लेते हैं। ये तो वो हो गया कि फर्म या इंडस्ट्री क्या चाहती है, ठीक है। फर्म या इंडस्ट्री में एक बार फिर से यहां आ जाओ, फर्म या इंडस्ट्री क्या चाहती है। अब लेबर क्या चाहता है वो भी देखो, ठीक है। लेबर क्या चाहता है? The last relationship necessary for determining employment and output in classical system is labor supply curve, ठीक है। ये डिटरमाइन करने के लिए कि इंप्लॉयमेंट और आउटपुट क्या है क्लासिकल सिस्टम में, हमें एक लास्ट चेन इसका समझना पड़ेगा, वो है लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। हमने सब तरफ से देख लिया, डिमांड से देख लिया, आउटपुट से देख लिया, अब लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे लेबर क्या चाहता है। लेबर सर्विसेज आर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स जो होते हैं इंडिविजुअल वर्कर्स, वो लेबर की सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो लेबर की सप्लाई करते हैं। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम दैट इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी आर सेटिस्फेक्शन। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, हर एक इंडिविजुअल चाहेगा कि उसकी यूटिलिटी बढ़े, सेटिस्फेक्शन बढ़े,
सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करे। वही चीज आप देखेंगे यहां पे, दी लेवल ऑफ यूटिलिटी डिपेंड पॉजिटिवली ऑन रियल इनकम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम्स बढ़े? तो जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन, वो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, कि जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब लेबर चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, विच गिव्स द इंडिविजुअल कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो उसकी कमांड भी बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, पेन ले सकता हूं, नोटबुक ले सकता हूं। ठीक है, मतलब जितनी मेरे पास इनकम होगी मैं उतनी ज्यादा चीजें ले सकता हूं। एंड लाइजर, अब लाइजर मतलब आराम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज भी ले सकते हो, और जितनी ज्यादा इनकम होगी आप उतना आराम भी कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना आराम भी कर सकते हो। ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब देखें, देयर इज होएवर ट्रेड ऑफ, इस वर्ड पे फोकस करेंगे, ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गोल्स, बिकॉज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय वर्क विच रिड्यूस अवेलेबल लाइजर टाइम। यानी इनकम मांगता है आपसे ज्यादा काम और कम आराम। यही तो लिखा है यहां पे कि इनकम को बढ़ाना है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा और लाइजर टाइम कम करना पड़ेगा। लाइजर टाइम कम करना पड़ेगा मतलब आराम करने का टाइम कम करना पड़ेगा, वर्किंग हावर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, इनकम से एक पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ? इनकम के साथ वर्क का, और एक कनेक्टिव रिलेशन है। वही चीज हमें यहां पे पढ़नी। सबसे पहले अच्छा एक वर्ड मैंने यूज किया था यहां पे, ट्रेड ऑफ, मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, उससे क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। नाउ यहां पे देखें, फर्स्ट फिगर है आपके सामने, इनकम लाइजन ट्रेड ऑफ, यानी काम और आराम और काम के इनकम के बीच में, ठीक है, रेस्ट और इनकम के बीच में ट्रेड ऑफ कैसा है? कैसा ट्रेड ऑफ है? हमें पहले पता है, अगर ज्यादा आराम करोगे तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम्स बढ़ानी है तो आराम कम करना पड़ेगा। वही चीज यहां पे लिखी है लेबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखें यहां ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? 24 हावर्स ऑफ लाइसेंस, कि अगर आप 24 घंटे सिर्फ आराम करते हैं, ठीक है, और इस तरफ क्या है? रियल इनकम। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 15 हावर काम करें, ठीक है, तो आप इतनी इनकम अर्न करेंगे पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक। ठीक है, 16 घंटे काम आराम करें तो इनकम्स और कम होगी। ठीक है, बी पे आ गए, सी से बी पे आ गए। 18 हावर पे गए तो ए पे आ गए। तो मतलब ध्यान से देखें, एक जब कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। अगर आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ये आपके पास लाइन आएगी। ठीक है, इनकम लाइजन की लाइन। यानी अब ध्यान से देखें, वेज और प्राइस की रेशियो थी 2। अगर आप 2 रुपए वेज ले रहे हैं, ठीक है, 2 रुपए वेज ले रहे हैं, 24 घंटे काम करें, 2 × 24 तो आपको 48 रुपीज मिलेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, 24 घंटे काम करें। ठीक है, हमने यहां मान के चले कि हमने 24 के 24 घंटे काम किया, कोई आराम नहीं किया। ठीक है, यहां पे हम 24 घंटे आराम कर रहे हैं और यहां पे हम 0 हावर्स आराम कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 48 रुपए ले सकते हैं। वहीं पे और ऊपर चले गए, अगर वेजिस बढ़ाने हैं तो, ठीक है, वेजिस बढ़ गए, 3 हो गए, 2 से 3 हो गए। अगर आप 3 रुपए के हिसाब से 24 के 24 घंटे काम करें तो आप 72 रुपीज कमा सकते हैं। फिर एक स्टेप और ऊपर चलें, वेज बढ़ के हो गए 4। जब वेज 4 था तो 24 घंटे काम करेंगे तो 96 रुपीज जो है आप कमा सकते हैं। एक चीज क्या समझ आई कि जैसे जैसे वेज बढ़ेंगे लेबर चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। ठीक है, देखें यहां पे ये जो हमें ये जो यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 हमें मिल रही है ना, ये देखें एक के बाद एक ऊपर जाती जा रही है। 1 नीचे थी, 2 उससे नीचे थी और 3 सबसे ऊपर है। मतलब सी वाली जो है इस पे सबसे ज्यादा वेजिस उसको मिल रहे हैं। कितने? 4 वेजिस मिल रहे हैं। तो वो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करूं। जैसे वो इस तरफ शिफ्ट होगा
सी वाली तरफ उसका आराम करने के जो घंटे हैं वो कम होते जाएंगे। 24 से लेके सीधा आ जाएगा 15 में, अगर उसको पॉइंट सी पे जाके अर्न करना है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि वो 96 रुपीज कमाए तो उसको 15 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको अपने जो हावर्स हैं, काम आराम करने के हावर्स हैं, उसे कम करना पड़ेगा। इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर इससे वो नीचे आएगा, नीचे वाली यूटिलिटी में बी पे, तो उसको कम रुपीज मिल रहे हैं बट उसको आराम का टाइम ज्यादा बच रहा है। इसी तरह से ए पे आएंगे तो 18 हावर्स पे पहुंच जाएंगे। ये एक रिलेशन रहा। अब दूसरा रिलेशन देखो, हावर्स ऑफ वर्क पर डे, और दूसरी तरफ है रियल वेजेस। ये यहीं से रिलेशन निकला। ठीक है, इसी कर्व से रिलेशन निकला है। जब 2 रुपए वेज था तो वो 6 घंटे काम कर रहा था। देखो, 2 रुपए वेज था तो वो 6 घंटे काम कर रहा था। कैसे? जब 2 रुपए वेज था, यहां पे देखो 2 रुपए वेज था तो हम कहां थे? पॉइंट ए पे। 18 घंटे आराम कर रहा था, 18 और 6 24, 6 घंटे काम कर रहा था। अंडरस्टूड? जब वेज हो गए 3 तो 8 घंटे काम कर रहा है। यहां पे जब वेजिस हो गए कितने? 3, यहां पे पॉइंट बी पे, तो 8 घंटे काम कर रहा है और 16 घंटे आराम कर रहा है। 8 और 16 24, 8 और 16 24। देखो, 8 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे आराम कर रहा है। जब एक और वेजिस हमने बढ़ा दिए, 4 हो गए उसके वेजिस। ठीक है, वो 9 घंटे काम करने के लिए रेडी हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसको ज्यादा क्या मिल रहा है? ज्यादा क्या मिल रहा है? इनकम। और हमने क्या देखा कि इनकम अगर ज्यादा चाहिए तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, आराम कम करना पड़ेगा। वही रिलेशन यहां पे बताया है कि अगर इनकम्स को बढ़ाना है या बढ़ते हैं वेजिस, तो एक लेबर चाहेगा कि वो अपना वर्किंग हावर्स जो हैं, काम करने के जो घंटे हैं, उनको भी बढ़ाए, साथ ही साथ बढ़ाए। यानी अगर वो बढ़ाएगा तभी वो ज्यादा कमा सकता है। ये एक रिलेशन है। लेकिन इस पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? एनएसजे। पता है क्या मतलब है? लेबर की सप्लाई। ठीक है, लेबर की सप्लाई का भी हमें मिली, जो कैसी है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव है रिलेशन उसका। किसके साथ? रियल वेजेस के साथ। रियल वेजेस क्या है? W डिवाइड बाय P। ठीक है, ये देखें, जो पिछले पहले भी हमने डिस्कस किए। जब जब ये बढ़ेंगे, लेबर चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, बट एक पॉइंट तक, एक सर्टन पॉइंट तक, एक सर्टन पॉइंट तक। वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे, सर्टन पॉइंट कौन सा है। उस पॉइंट के बाद लेबर क्या करेगा? गिव अप कर देगा। वो प्रेफर करेगा किसको? आराम करने को। किसको? लाइजन टाइम को वो ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू हिज वर्किंग हावर्स। क्यों? क्योंकि अब उसके पास, यहां पे अगर इसके ऊपर और जाएं तो उसके पास इनफ इनकम होगी कि जिससे वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को भी परचेज कर सकता है, और लाइजन टाइम भी उसको चाहिए, रेस्ट करने का टाइम भी चाहिए। यानी ज्यादातर 9 घंटे काम कर लेगा, या इससे आगे यहां पे 10 घंटे काम कर लेगा। फिर ये जो लेबर और ये लेबर सप्लाई की कर्व है ना, लेबर सप्लाई की कर्व है, ये आपको इस तरह से बैक बेंड होती दिखाई देगी। बैक बेंड दिखाई देगी। यहीं पे कहीं पे मैंने इसे ऐड किया है, ये देखिए, बैक बेंडिंग पोर्शन ऑफ लेबर सप्लाई कर्व। आज ही लिख लें, गारंटेड इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा कि बैक बेंडेड लेबर सप्लाई कर्व कब होती है? जब इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। जब इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। अब ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है वो देखो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कब तक लेबर लाइजन को छोड़ के वर्क को चूज कर रहा है। ठीक है, जब जब एक लेबर इनकम को वर्किंग हावर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, लाइजन टाइम को कम प्रेफर कर रहा है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन एक पॉइंट की बात मैंने की, एक पॉइंट के बाद क्या होगा? इनकम इफेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब अब वो वेजिस को या वर्किंग हावर्स को
ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, वो प्रेफर करेगा किसको? लाइजन टाइम को। लाइजन टाइम को जब वो प्रेफर करेगा, अब इनकम इफेक्ट जो है वो हायर देन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो आपकी लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है, कौन सी? लेबर सप्लाई कर्व, यही है लेबर सप्लाई कर्व, ये लेबर सप्लाई कर्व, ये बैक बेंड होती दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। क्यों इस तरह से? क्यों? ध्यान से देखें, इसके बाद मैंने क्यों बोला कि ये इस तरह से हो जाएगी। जब आप इससे वापस इस तरफ आएंगे ना, तो जो आपने वर्किंग हावर बढ़ाए थे वो फिर से कम होते जाएंगे। वो वर्किंग हावर्स को कम करता जाएगा और लाइजन टाइम को, ठीक है, इस वाले टाइम को फिर से बढ़ाता जाएगा, इधर आता जाएगा, इस तरफ आता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है। इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है। यहां पे देखें, इनकम इफेक्ट ओवरवेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वही चीजों मैंने आपको समझाई। नौ हम किस पॉइंट पे पहुंचे कि जो लेबर की सप्लाई है वो भी डिपेंड करती है पॉजिटिवली किसके किसके साथ? नीचे पॉजिटिव का साइन लगाया ना, लास्ट टाइम वहां पे देखो मैंने नेगेटिव का साइन लगाया था, यहाँ पे शायद नेगेटिव का साइन कहीं पे मैंने, आई थिंक मैंने नहीं यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आना था, नेगेटिव का साइन आना था क्योंकि एमपीएन के साथ नेगेटिव रिलेशन था उसका। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे पॉजिटिव आपको साइन दिख रहा है, मतलब कि जैसे जैसे वेजेस, रियल वेजेस, वेजेस डिवाइड बाय प्राइस, रियल वेजेस बढ़ते जाएंगे, एनएस मतलब लेबर की सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, लेबर की सप्लाई बढ़ती जाएगी, मतलब लेबर खुद से चाहेगा कि वो ज्यादा काम करे, बट एक पॉइंट तक, याद रखना वो पॉइंट कौन सा है? ये बैक बेंडेड वाला, जहां पे ये वाली सिचुएशन अभी तक नहीं आई, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नाउ वी आर डन विद एम्प्लॉयमेंट पोर्शन। कौन सा पोर्शन? एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन। सबको मैं रेज कर दूं एक बार, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्लासिकल रेवोल्यूशन देखा, आउट प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इंप्लॉयमेंट, लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई कर्व। अब हमको इक्विलिब्रियम देखना है आउटपुट और इंप्लॉयमेंट का, और उसी इक्विलिब्रियम से हम निकालेंगे कि कैसे आउटपुट और इंप्लॉयमेंट डिटरमाइन हो रहा है। हालांकि हमने सब कर लिया है, ठीक है, सब पढ़ लिया है, कैसे आउटपुट और इंप्लॉयमेंट डिटरमाइन हो रहा है हमने देख लिया है, ठीक है। हमें पता है किससे हो रहा है, इसमें मेजर जो चीज है वो है एमपीएन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और दूसरी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस यानी रियल वेजेस, ठीक है। लेकिन हमें उनके एक सिस्टमैटिकली एनालाइज करना है इन दो टॉपिक्स में। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, यही लास्ट टॉपिक होगा। लेक्चर काफी लेंथी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंक्लूड करूंगा। होपफुली लेक्चर बहुत यूजफुल रहा होगा। मैं फिर से बता दूं, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये वाला लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर जरूर देखें। मेरी यही अपील रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए मैं इस लेक्चर पे आपकी परफॉर्मेंस देखूंगा। इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करें, जितना हो सके सबके साथ शेयर करें, और मैक्सिमम लाइक्स जो हैं अपने कमेंट करके बताएं भी कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।